बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार आला मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को एक तरफ रखिए, लेकिन ये देखिए कि हम सानहा दर सानहा का सामना कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बाजोड़ में खुदकुश हमले के नतीजे में हमने एक सानहे का सामना किया, वहाँ पे दर्जनों जानें हमने गंवाई, और आज एक ट्रेन का हादसा भी पेश आया जिसके अब तक की इतलात के मुताबिक 30 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, दर्जनों के करीब ज़ख्मी हैं। इस सानहे की भी तहकीकात होंगी, गुज़श्ता सानहात की भी तहकीकात होती रही हैं, लेकिन ये सानहा दर सानहा जो तहकीकात होती हैं उसके मंदरजात मंजर आम पे क्यों नहीं आते? उस सानहे का जिम्मेदार किसी को क्यों नहीं ठहराया जाता? हम सियासी तौर पे भी इस वक्त बलूगत की उम्र तक नहीं पहुंचे हुए। हमारे अपनी इस वक्त चपकलिश इतनी जारी है कि हम हरीफ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या खुद बरसर इक़्तिदार आने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह के सानहात भी एक तरफ रूनमा हो रहे हैं। मुआशी सूरत हाल भी दगरगू कैफियत इख्तियार कर चुकी है। हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचेगा क्या? हमें वो खुशी की खबर कब सुनने को मिलेगी जिससे हमें यह लगेगा कि पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानिब गामजन हो चुके हैं? राना साहब, सबसे पहले अगर आगाज किया जाए हज़ारा एक्सप्रेस के हवाले से, आप इस पर राय क्या रखते हैं और अब तक की इत्तलात जो मौसूल हुई हैं उससे नतीजा क्या अखज़ करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, ये बड़ा आज का दिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सानिया है। ये छोटा सानिया नहीं है। जिस तरह बाजोर में हुआ उसी तरह यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे ट्रेन की पटरी से उतर जाना और मुतअद्दिद लोगों का जाँ-बहक हो जाना, और उसके बाद आप देखें दादी टीमें कितनी देर बाद पहुंची, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये कह देना कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। 4 मुख्तलिफ लोगों ने कहा, और इसकी इंक्वायरी में जो भी ज़िम्मेदारी होगी या जो भी तयन किया जाएगा उसको बता दिया जाएगा। क्या इस इंक्वायरी में जो जाने गई हैं उसका जो ज़िम्मेदार है उसको सज़ा मिलेगी, या आज से पहले जितने ऐसे वाक़यात हुए हैं क्या उसमें किसी को सज़ा मिली है? आज से पहले कितने हादसात हुए हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के दौर में हो, मुस्लिम लीग नून के दौर में हो, पीपल्स पार्टी के दौर में हो, किसी भी सियासी जमात के दौर में हो। ये कल परसों चौथ 4, 5, 6, 7, 10 दिन बस बात। ये हुकूमत तो वैसे ही 2-3 दिन बाद नहीं होगी तो ख़त्म हो जाएंगे ये सारे मामला, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। किसी सुबह से हम सुन रहे हैं, कोई कह रहा है जनाब ये दहशत गर्दी भी हो सकती है, कोई कह रहा है जनाब कि ये फलां ना हो गया, स्पीड तेज थी। भाई जो भी था, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए उनकी जिम्मेदारी किसके जुम्मे है? ये तो खाक में वक्त के जुम्मे होती है। जब एक ट्रेन हादसा होता था तो पूरी नून लीग कहती थी शेख रशीद साहब इस्तीफा दें। अब इस्तीफा किसको देना चाहिए? क्या आज के इस हादसे के बाद कोई अवामी जलसा होना चाहिए था? लेकिन राना साहब 2 दिन का इस्तीफा लेके करना भी क्या है? किसी जगह डोल बजना चाहिए था जी। 2 दिन का इस्तीफा लेके करना भी क्या है? इस हादसे के बाद कोई डोल बजने चाहिए थे, कोई अवामी जलसा होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? किसी को इस बात पे दूर दूर तक नहीं है। सब अपने इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं, सब जोर तौर पे लगे हुए हैं। सब किसी को कोई ख्याल नहीं है कि किसका कौन मर जाएगा, किसी को यह ख्याल नहीं है कि किसके कितने बिछड़ गए, किसी को यह ख्याल नहीं है। अब तो इस वक्त वजीर आजम को भी मौके पे होना चाहिए था, इस वक्त वजीर रेलवे को भी स्पॉट पे होना चाहिए था, इस वक्त उन तमाम लोगों को स्पॉट पे होना चाहिए। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के ज्यादा लोग फिर स्पॉट पे पहुंच गए हैं, पाकिस्तान की आर्मी पहुंच गई है, रेंजर पहुंच गई है। सियासतदान किधर है? हाक में वक्त किधर है? कोई कसूर में जलसा कर है, वहां पे डोल की थाल पे बंगले डाले ले जा रहे हैं, एक तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, एक तरफ लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, मासूम बच्चों की लाशें हैं वहां पे, कई अभी तक नीचे दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर डोल की थाप पर बंगले डाल रहे हैं। हाँ, ना करे जलसा के इंसलाब, लेकिन उस जलसे में यह बात तो करें कि खामोश हो जाओ, तसल्ली रखो, दुआ करो, कुछ ना कुछ तो ये कहे। लेकिन नहीं कहा जा रहा। इसलिए नहीं कहा जा रहा, ये जान आम आदमी की है, ये जान उस आदमी की है जिसके वोट से आप इक्तदार में आते हैं, लेकिन आप उसके बाद आप एक टिश्यू पेपर की तरह उसे फेंक देते हैं। ये जान उस आदमी की है जिसके टैक्स के पैसों से आप अयाशी करते हैं, या अयाशी में ये नहीं कह रहा दूसरी अयाशी, आप ठंडी गाड़ियों में, ठंडे कमरों में बैठते हैं, लेकिन जब उस पर बुरा वक्त आता है तो आप सिर्फ 2 अल्फाज अदा करके खामोश हो जाते हैं। बस यही होता है। और जाते जाते तो कम से कम वहां पे खड़े हो जाओ, जाते जाते तो वहां पे बैठ जाओ,
जाते जाते तो जाके किसी का दुख, आपने किसी ट्रेन को साइड पे तो नहीं कर देना, लेकिन आपके जाने से एक मैसेज तो चला जाना था ना सारी इंतजामिया को, सारी दुनिया को, कि हमारे हुक्मरान दुख और दर्द के वक्त में अपने लोगों के पास पहुंचते हैं। ना आप सैलाब में पहुंच सके, ना आप हादसे में ना पहुंच सके, ना आप महंगाई कम करने में पहुंच सके, ना आप भूखे को मरते हुए देखने में पहुंच सके, ना आप मासूम और बच्ची जो एक सिविल जज की बीवी के हाथों जुल्म का शिकार बनी, जब मीडिया ने आवाज उठाई तब आप उस तक पहुंच सके। अब तो उससे पहले आप तो पहुंच नहीं सके। मैं तो कहता हूं इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी नहीं तमाम हादसात की, और उनके जिम्मेदारान जो हैं उनको भी उल्टा लटकाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। किसी को नौकरी से सस्पेंड कर देना ये कोई काम नहीं है, किसी की पेंशन रोक देना ये कोई काम नहीं है। जान गई है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जनों लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जाके देखें उनके घरों में किस तरह मातम है, किस तरह रोना है, किस तरह चीख रहे हैं वो, कितने लोग अपने प्यारों से बिल्कुल जुदा हो गए। और आप यहां पे बस इजी इजी आप जलसे करें, ढोल की थाप पे भंगड़े डालें, आप कभी किसी को बुरा कहें, कभी किसी को बुरा कहें, उसके लिए बड़ा टाइम है। लोग करते रहिएगा, टाइम इस्तेमाल कीजिएगा टाइम उसको। आपके पास इलेक्शन का टाइम होगा, इलेक्शन वैसे होना नहीं, लेकिन आपके पास अब सियासत का टाइम तो होगा ना, सियासत कीजिएगा। अभी दिन कितने रह गए थे आपके? और यार ये जाते जाते यही तो कर जाते, एक मिसाल तो कायम कर जाते। लेकिन किसने मिसाल कायम करनी थी? या सर किसी ने मिसाल कायम नहीं करनी थी, इसलिए कि इस मुल्क में किसी भी हादसे की इंक्वायरी नहीं होती। जो इंक्वायरी होती है उसमें जो सबसे कमजोर होता है उसके गले में ये सब कुछ डाल देते हैं, उसको सजा दे देते हैं, और आखिर में ये कहते हैं जनाब हमने एक साफ शफाफ इंक्वायरी की। और ये हादसा किसी और मुल्क में होता तो मैं पूछता कि इस मुल्क के अंदर आप क्या समझते हैं? आप हम सियासी मौज़ूआत पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि दहाइयों से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही ML1 मंसूबे की बात करती रही, ये जितने भी हादसात होते रहे ट्रेन को, इसकी रोकथाम के हवाले से बात करती रही, पटरियों की तामीर नौ के हवाले से बात होती रही, लेकिन इस पे अमल दरामद क्यों ना हो सका? वो दूसरों को कोसते रहते हैं, गलतियां अपनी कितनी हैं? अपनी अपनी गलतियां इसलिए हैं कि भाई कोई भी सियासी जमात जब इक्तदार में नहीं होती तो वो कीड़े निकालती है, जब वो इक्तदार में आ जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुख की बांसुरी बजाती है, फिर उसको इस चीज की फिक्र नहीं होती, उस वक्त उसे वो सारी चीजें भूल जाती हैं। ये सीधा सा है। आप एक शख्स को मैं कहता हूं सारी इंक्वायरियां करें, जो जो उस पर जिम्मेदार है उल्टा लटका देना जरा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये जुर्म ही नहीं होगा। उसके बाद ड्राइवर को भी पता होगा मैंने स्पीड क्या रखनी है, उसके बाद ट्रेन की पटरियों को चेक करने वालों को भी पता होगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप जितनी इंक्वायरी हुई, चले मुझे बताएं, एक वाकया नहीं है, ये जितने वाकयात हुए हैं, किसी एक शख्स का नाम मुझे लेके बता दें कि जिसको वो सजा मिली हो जो किसी के मरने के बाद उसके मरने के जुर्म में मिलती है। चले मुझे एक नाम बता दें, कोई एक नाम बता दे मुझे। क्या आज सेनेट जहां से बिल पास हुए हैं, इस हादसे पे दुआ हुई? इस हादसे के हवाले से कितनी बात हुई? क्या आज कसूर के जलसे में यह कहा गया कि 1 मिनट के लिए दुआ मांग लें? जहां अपनी सियासत की पड़ी हो राना साहब, वहां पे कौन किसी की बात करता है? यहाँ पे बराए नाम मखौटे चेहरों पे रख के अवाम का दर्द अपने सीनों में दबा के नारे लगाए जाते हैं और बस फिर अवाम को उन्हीं नारों के पीछे रुला दिया जाता है। राना साहब कौन से नारे यार? यासर बात सुने मेरी, मेरे पास कुछ चीजें हैं। सरकार आपने सारे कसूर के सरकारी मुलाजमीन को कह दिया कि जनाब सब वहां पहुंचेंगे, हाजिरी लगवाएंगे, क्यों पंडाल बनना है? और क्या सियासी मैदान लगाएं? सियासी मैदान का जवाब आज पेशावर में आपको KPK में मिल नहीं गया। मुस्लिम लीग नून के एक पोलिंग स्टेशन से 3 वोट निकलते हैं, आपने देखा नहीं? आज वो पेशावर की वो सीट जो गवर्नर पंजाब का बेटा जहां पे है, साथ वाला एरिया बिल्कुल साथ साथ उसका एरिया लगता है, उसका रिजल्ट क्या है? जमीयत उलमा इस्लाम की सीट थी, क्या रिजल्ट आया है? बदल लेंगे रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा, आप ये कर सकेंगे ना? नहीं बदला जाएगा, अवाम को नहीं बदला जाएगा। आपको आपकी नहली का जवाब मिलना शुरू हो गया है। आप कहते हैं जवाब मिलना शुरू हो गया। उधर छोटे मियां साहब कहते हैं कि अगले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। यार मैं कहता हूं जी अल्लाह करे वो जो कहते हैं वही हो, लेकिन आ तो जाएं यार। मियां साहब से पूछें, मियां साहब क्या मियां साहब ने सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आना है?
और इलेक्शन जीतने के बाद अगर उन्होंने इख्तदार की कुर्सी पे बैठना है और उन्होंने वो सारे काम करने हैं, तो ज़रा आप तो ये बात बता दें कि जनाब आपने इतने अरसे में क्या किया। आपने जो जितना अरसा इख्तदार में रहे, कई दफ़ा लंदन गए, कई दफ़ा मियाँ साहब से मुशावरत की, इस मुशावरत के बाद आपने क्या रिजल्ट दिया? आप ये तो बता दें, कितनी चीज़ें सस्ती की, क्या कुछ किया सिस्टम में। चले मान ले साबका हुकूमत ये सब कुछ करके चले गई, मान ले, लेकिन क्या ये ट्रेन हादसा भी साबका हुकूमत ने किया? क्या ये महंगी रोटी ये साबका हुकूमत का कमाल है? ये तो आपका दौर है। ये महंगी खाना, ये 2 वक्त की रोटी ना मिलना, तालीम का ना होना, गरीब के बच्चे का भूख से मरना, कई लोगों की खुदकशियां करना, ये साबका हुकूमत। या सर मैं आज आपको बताऊं, एक काम कर दी है गवर्नमेंट जाते जाते, खुदा की कसम। आज मैंने ये मेरे सामने पड़ी, आप मुझे कह रहे थे ना राना साहब ये कौन से तवीज़ लिख रहे हैं? तवीज़ नहीं, मैं परेशान हो गया हूं। इस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 45% नौजवान बड़े बुरे आइस का नशा कर रहे हैं, गुटखा का नशा कर रहे हैं, और जिसके बाद उनकी जिंदगी खत्म हो रही है। और ये दोनों चीजें सरेआम बिक रही हैं। लाहौर शहर के अंदर हर दूसरे थाने में आए, मैं आपको तस्दीक करवाता हूं। चलें, मेरा अपना एरिया शादबाग, आए जहां आप SHO साहब आके चेक करें कितने में बिक रहा है ये सारी चीजें। आए आपको दिखाऊं शफीकाबाद में कितने में बिक रही हैं। आओ आपको बताऊं थाना बदामी बाग, मुगलपुरा, किस किस इलाके में, पिंडी में, लाहौर में, कराची में, कहां नहीं आइस, कहां नहीं गुटखा, जिससे नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। फिर इसको पूरा करने के लिए डकैती भी मारते हैं, इसको पूरा करने के लिए चोरी भी करते हैं, और हमारे इससे बड़ी वार हो नहीं सकती कोई जो हमारे साथ किया जा रहा है। क्योंकि ये गरीब शख्स तो ये नशा कर ही नहीं सकता सर। इसके लिए तो बड़ी भारी मिकदार में आपके पास सरमाया चाहिए, आपके पास पैसा पड़ा हो, रोजाना की बुनियाद के ऊपर अगर आपने खरीदना हो तो ये बड़े उमरा लोगों का ये शौक होता है। आजकल तो दूसरे लोग हैं तो ये फिर सारे के सारे उम्र का शौक नहीं है। या सर मैं आपको ये भी बता, यार मैं ये भी बता दूं आपको, जहां पे उम्रा है वहां बड़े अमीर लोग हैं, वहां पर एक माफिया आम लोगों तक भी ये चीज पहुंचा रहा है ताकि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तबाह किया जा सके। उसको आइस और गुटके का नशा लगाने के बाद उससे जो चाहे काम करवाया जा सके। जब उसका वो आदी हो जाए, जब उसके लिए वो तड़पने लगे, तो आप उससे जो चाहे करवा लें, जो नारा लगवा लें, जो मर्जी करवा लें। ये पिछले दिनों की एक रिपोर्ट भी थी कि जितने शूटर्स हैं जिन्हें किराए के कातिल भी कहा जाता है, उनमें से 99% या 95% आइस के नशे में मुब्तला होते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूं, हल्फन कह रहा हूं। मैंने आज की आपको बात बताता हूं। मैं एक दुकान पे गया, मैंने उससे कहा यार मुझे 1.5 लीटर की एक बोतल दे दो। करके नहीं लेके जानी थी वो 1.5 लीटर की बोतल, जितनी देर में उसने पकड़ानी थी। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे सामने मेरे देखते देखते 3 नौजवान आए, उन्होंने वहां से गुटखा भी लिया, उन्होंने वहां से आइस भी ली। यार मैं हैरान रह गया कि पानों सिगटों की दुकानों पे ये बिक रही है, और पुलिस को मुझे पता चल गया, आम आदमी लेके जा रहा है, कुछ छुपा के नहीं जा रहा, साइड पे रख के नहीं जा रहा। फिर मैंने पूछा ये यार ये मिल जाएगी मुझे? तो मुझे उसने कहा राना साहब जितनी मर्जी ले लो, ये तो हम मिलती है। ये आलम है। किसकी बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे ट्रेन हादसा, यहाँ पे बाकी चीजें, यहाँ पे आप बाकी कर रहे हैं। भाई अपनी नौजवान नस्ल को बचाएं, देखें कहाँ पे क्या हो रहा है, देखें कौन किस तरह लुट रहा है, देखें किसके साथ क्या हो रहा है। इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। बसूरत दीगर ये नौजवानों की जो बुनियाद है उसको खोखला कर देती है। अगर हमने बुनियाद ठीक ना रखी, अगर हमने ज़हनी तशख़्ख़ुस को पुख्ता ना किया, तो फिर हमें इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा जो हमारे वहमो गुमान से भी ऊपर के। सियासी मंजरनामे पे अगर राना साहब बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि PTI को कोई नया चेयरमैन मिलेगा या फिर इसी केस में फैसला बहाल हो जाएगा? देखें, 2 चीज़ें हो रही हैं, बड़ी चीज़ है। एक तो कोशिश हो रही है कि यह अपील जितनी लेट हो सकते उतनी लेट की जाए। ये तो होना ही था। इसी तरह होता है कि आप नहीं करने देते, साइन जब तक साइन नहीं होंगे और जेल की पोतिया वो नहीं लगेगी कि ये जुडिशल है, ये जेल के अंदर मौजूद है, आप पिटीशन दायर नहीं कर सकते। वकला के बकौल, उनके वकला के बकौल कि हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं है, हमें वकालतनामे में साइन की इजाज़त नहीं है, हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा। तो मेरे पास जो इतला है ये चंद दिन देखा जाएगा, और अगर इन चंद दिनों में इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो जाती है और इलेक्शन की तरफ जाया जाता है
तो फिर शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में एक टीम जो है वो उस मामले को आगे लेकर चलेगी, लेकिन हर चीज़ में मुशावरत जो है वो। लेकिन वो टीम के जो नाम सामने आ रहे हैं राणा साहब, जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें तो कई नाम ऐसे हैं जो रुपोश हैं या कई नाम ऐसे हैं जो इस वक्त जेलों में। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो बाहर हैं वो तो मौजूद हैं ना। और ज़रा 2-3 दिन 2 या 4 दिन ठहर जाए, उसके बाद बहुत सी चीज़ें तो शुरू होनी है ना। मैं अभी देख रहा था कि मियां जवेद लतीफ़ कह रहे हैं, चल रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो यही तो मैं फैसला जानना चाहता हूँ कि क्या अदालतों के फैसले सियासी जमातों ने करने हैं? क्या अदालतों के फैसले जो हैं वो सियासी जमातों के लोग करेंगे? क्या मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो है उन पर उनके हवाले से फैसलों से पहले फैसले सुनाने के इख्तियार क्या सियासी जमातों के रहनुमाओं के पास होंगे? अगर ऐसा है तो फिर एक तरफ पीटीआई चेयरमैन के वकला जो हैं वो ये कहते हैं कि 2 से 3 दिन में अगर अपील मंजूर हो गई तो जमानत भी कंफर्म हो जाएगी और ये केस भी डिसमिस हो सकता है। और दूसरी तरफ मुआविन खुसूसी अता तारड़ ये कहते हैं कि वो जल्दी बाहर नहीं आ सकेंगे। अता तारड़ साहब की जो लीडर हैं मरियम औरंगजेब साहबा, उन्होंने एक गैर मुल्की टीवी से भी गुफ्तगू करते हुए ये बात की है कि हमारा तो इस केस से लेन देन ही कोई नहीं है। तो फिर अता तारड़ साहब को इससे क्या है? फिर रहने दें आप, क्या करना है आपका जब इस केस से लेन देन नहीं है। यार ये केस है इलेक्शन कमीशन का, इसमें बोलना चाहिए इलेक्शन कमीशन के तर्जमान को, इसमें बात करनी चाहिए उनको। अगर अता तारड़ साहब को पता है कि उन्होंने बाहर नहीं आना तो इसका मतलब है ये हुकूमत ने सब कुछ करवाया। तो फिर वक़्त और हालात के को मद्देनज़र रखना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करें, ज़रा हुकूमत के जाने का वक्त पूरा होने दें, उसके बाद देखेंगे हालात किस करवट जाते हैं। देखें जिसने ज्यादती की है, जिसने चोरी की है, राणा साहब अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, जमात से है, सिराजुल हक साहब कहते हैं कि किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर आपने फिर मिसाल बना ही लिया है तो फिर तमाम लोग जिन्होंने तोशाखाना से तहाइफ लिए हैं, डिक्लेरेशन में जमा नहीं करवाया, फिर उन सबको पकड़े, एक शख्स को क्यों पकड़ना? देखें मैं बिल्कुल सिराजुल हक साहब ने दुरुस्त कहा, लेकिन सिराजुल हक साहब मुस्तकिल मजाज भी तो रहे ना। जब इक़्तिदार किसी का ख़त्म करना होता है तो फिर उन्हीं लोगों से मुलाकातें भी करते हैं, उनको ज़हराना भी देते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं। बात यह है कि इससे पहले किसने कितनी गरियां ली, क्या मैं बता दूं अभी तफसील? इससे पहले कितने लोगों के खिलाफ क्या क्या केस थे, मैं बता दूं तफसील? किसके पास ये तफसील नहीं है? क्यों नहीं लिया जाता उनके खिलाफ एक्शन? ये एक रवायत बना दें, इसको इस पर काम शुरू कर दें, ताकि कोई शख्स ये ना कह सके कि हमारे साथ ज्यादती हुई, कोई ये ना कह सके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। बुनियाद रखनी है तो फिर सही रखे, फिर सबको बराबरी की बुनियाद के ऊपर तोल हिसाब करें। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बात ये हुई मरदमशुमारी के हवाले से कि नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ होंगी तो इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ये मौक़िफ़ रखती थी कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हों। एमकेएम का मौक़िफ़ ये था कि नई मरदमशुमारी के तहत हों। एमकेएम का भी मौक़िफ़ माना गया। पीपल्स पार्टी ने भी इजहार अकीदत करते हुए ये कह दिया कि आप नई मरदमशुमारी के तहत करवा लें। तो एमकेएम अब तहफ़्फ़ुज़ात ये कर रही है कि कराची की आबादी को कम ज़ाहिर किया गया है। अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुशावरत का अमल नामुकम्मल होना वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अगर आ गया तो जितने इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं उस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात उठेंगे, यह मामला खुशअस्लूबी से हल हो जाएगा? इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। शर्मिला साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला साहिबा अगर देखा जाए, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ये मौक़िफ़ रखती थी बकौल वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वो ये कहते थे कि पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन होंगे। फिर ये मरदमशुमारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किन बुनियादों पर हाँ कर दी? देखिए पीपल्स पार्टी ने नए सेंसस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे और सिंध की जानिब से बहुत सारे खतूत भी लिखे गए फेडरल गवर्नमेंट को और ऑब्जेक्शन भी उठाए गए। और टाइम एंड अगेन हमने ये देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश भी की।
लेकिन हमने देखा कि इट वाज नॉट सर्विंग पब्लिक इंटरेस्ट, तो हम मजीद तहफ़्फ़ुज़ात उठाते गए। बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी चंद एक गुजारिशात पे हमें सपोर्ट भी किया, और हम ये समझते थे कि क्योंकि सेंसस सही नहीं हुआ है तो हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की थी, और वो टाइम एक्सटेंड भी किया गया ताकि जो नए सेंसस हैं उसकी जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए। अब सीसीआई की मीटिंग के अंदर जब ये 1 पॉइंट एजेंडा था, और जब ये नए सेंसस की जो तमाम प्रोसेस है और उसके नतायज जब शेयर किए गए, तो ये सामने बात आई कि फिलहाल कोई नई सीट ऐड नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन के अंदर कोई डिले नहीं आएगी, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने नए सेंसस के ऊपर एग्रीमेंट कर ली, क्योंकि जब अगर कोई नई सीट ऐड नहीं होगी। अच्छा, आप समझती हैं शर्मिला साहिबा, क्या आप समझती हैं कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे? देखिए, मैं ये समझती हूँ, मैं आपको कोई डेट नहीं दे सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि अगर कोई नई सीट अनाउंस नहीं होती है, जो कि नहीं हुई सीसीआई के अंदर, इसका मतलब है इन अ गिवन टाइम फ्रेम ऑफ पीरियड जो कि 3 माह है, उसके अंदर नई डिलिमिटेशंस हो सकती हैं, और उसके अंदर क्योंकि सीट्स वही हैं तो एज सच कोई ज्यादा काम की जरूरत नहीं है। तो इसको जहन में रखते हुए लेकिन शर्मिला साहिबा, काम जो करना है वो असेंबली ने तो करना नहीं, निगरान हुकूमत ने तो करना नहीं, वो करना इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन के जरिए बताते हैं कि 4 से 6 माह दरकार। ये हमारे जहन के अंदर है कि हम ये समझते हैं कि नए सेंसस में अगर कोई नई सीट नहीं ऐड हो रही है तो किसी किस्म के फर्दर काम की जरूरत नहीं है, और इसको सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगले इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने इस नए सेंसस को सीसीआई के अंदर अप्रूव कर लिया। हमारा अच्छा, चलें ये तो बता दें कि आज शहबाज शरीफ साहब के अंदर, अच्छा ये तो बता दें कि आज शहबाज शरीफ साहब जो आप वज़ीर आज़म हैं, आपके इत्तेहादी हैं, आज उन्होंने कसूर में जलसा किया और उन्होंने एक बरमना कहा है कि अगले वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब हैं। वो हर जगह यही बात कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम ले रही है। आपके इत्तेहादी, आपके बेहतरीन इत्तेहादी हैं, आज के दिन तक वो आपके इत्तेहादी हैं, तो वो बिल्कुल वाज़ेह कह रहे हैं कि ये फैसला है कि अब अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। तो क्या पीपल्स पार्टी फारिग हो गई? तो आप क्या समझ रहे थे कि वो ये अनाउंस करेंगे कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे? जाहिरी बात है उनका ताल्लुक पीएमएलएन से है। पीएमएलएन अपना कैंडिडेट जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी, हम पीडीएम में साथ हैं, हम कोलिशन में साथ हैं, लेकिन हम 2 जमातें एक दूसरे में जम नहीं हो गई हैं। तो जाहिर बात है इलेक्शन के अंदर हम अपने अपने मैनिफेस्टो, अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेके जाएंगे, अपनी अपनी कारकर्दगी लेके जाएंगे, एंड वी विल बी रनिंग फॉर इलेक्शन। जाहिर बात है हम एक दूसरे में जम तो नहीं हुए ना, हमारे अपने अपने मंशूर हैं। अब ये तो आगे लोगों ने फैसला करना है कि आगे कौन वजीर आजम बनेगा। तो हर जमात अपनी पार्टी से अपने कैंडिडेट का नाम बताएगी। उनके जो कैंडिडेट हैं वो मियां साहब हैं, हमारे कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। अब ये तो आप उनसे एक्सपेक्ट ना करें ना कि वो अपने जलसे में अनाउंस करें। अच्छा चले शर्मिला साहिबा, वो तो अवाम फैसला करेंगे कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, लेकिन जो फैसला आप लोगों ने मिल बैठ के करना था वो भी अभी तक नहीं हो सका कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा। एक तरफ से तारीख का ऐलान कर दिया गया कि 9 अगस्त को समरी भिजवाई जाएगी, दूसरी तरफ से यह भी कह दिया गया कि बुध को नाम का ऐलान होगा। उससे पहले मुशावरत मुकम्मल क्यों नहीं हो रही? देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई? तो अगर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी होती तो अपोजिशन लीडर के साथ कोई मुलाकात भी हो चुकी होती। आई एम श्योर हो चुकी है, आई एम श्योर फैसला हो चुका है, अनाउंस हो जाएगा। यानी आप ये कह रही हैं कि नाम फाइनल हो गया, अनाउंसमेंट सिर्फ बुध को। आपसे अभी तक शेयर नहीं किया गया, सही, पब्लिक से अभी तक शेयर नहीं किया गया, मीडिया से शेयर नहीं किया गया, लेकिन डेफिनेटली मुलाकातें भी हो रही हैं,
नाम भी शेयर हुए हैं और किसी हतमी नाम पे फैसला भी हो जाएगा। ठीक, हतमी नाम पे फैसला हो जाएगा। आप क्या समझते हैं फैसला, चले इतना ही थोड़ा सा इशारा दे दें, फैसला हुकूमती इत्तेहाद का होगा या अपोजिशन की तरफ से आए हुए नाम का होगा? देखिए, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। फैसला होगा वजीर आजम और अपोजिशन लीडर। तो आने वाले दिनों के अंदर अगर आइन और कानून के मुताबिक ही तमाम फैसले हैं तो फिर इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ही होने चाहिए। फर्ज कर लें कि इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत के अंदर नहीं होते तो कौन सा सुकम बतौर बेनिफिशरी इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, मैं ये क्यों फर्ज कर लूं कि इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं होंगे? क्यों मैं इस मफरूजे पे क्यों जाऊं? मैं तो ये कह रही हूं कि इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त में होंगे। इस मफरूजे पे जाते वक्त जब 90 दिन वाला कुलिया अपनाया गया, सीसीआई में मंजूरी हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन 4 दिन पहले ये कह चुका है कि अगर नई मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियां हुई तो 4 से 6 माह दरकार होंगे, तो फिर जहन में इख्तरा तो उभरती। देखिए, मैंने अभी आपसे एक पूरा आपको सिनेरियो बताया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब ये बात सामने आई है कि नए सेंसस में कोई मजीद सीट अनाउंस नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि नई हल्का बंदियां नहीं होंगी, सीट्स नहीं बढ़ी हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है आईन और कानून के अंदर, उसी में इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेगा। और हम ये समझते हैं और हम ये चाहते थे और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्रर टाइम पर हो। हम किसी किस्म के इनऑर्डिनेट डिले नहीं चाहते और सीसीआई के अंदर यही फैसला हुआ कि इनऑर्डिनेट डिले नहीं होगा, इसीलिए नया सेंसस भी अप्रूव हो गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख भी दे देगा, मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस भी हो जाएंगे। तो इसमें किसी किस्म का अबहम किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा शर्मिला साहब, ये तो बताइएगा कि नई सियासी जमात बनी है तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान, दरादर उसमें लोगों की शमूलियत हो रही है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी मजीद शमूलियत उस जमात पे कुछ लोगों की करवाए जाने के बाद, मजीद टाइम लेने के बाद, जिस तरह खुद उनके अपने लोगों ने आज कहा है, जहांगीर तरीन ने भी कहा है और अब्दुल अलीम खान ने भी कहा है, और इन दोनों के लोग हुकूमत में भी मौजूद हैं कि इलेक्शन कुछ लेट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या समझते हैं, इस जमात को कोई तैयार कर रहा है? देखिए, इलेक्शन से पहले नई जमातें बनती हैं, कुछ जमातें एक दूसरे में जम होती हैं, कुछ जमातों के लोग एक जमात को छोड़ के दूसरी जमात में जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, कोई नई बात नहीं है। और जाहिर बात है हर इंसान को इख्तियार है कि वो अपनी सियासी रुख का फैसला करे। तो ये कहना कि जी हमें एतराज नहीं है, ये उनकी बातें हैं। हमारा मकसद और मतलब ये है कि आईन और कानून के मुताबिक मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन हो जाए और वो हो जाएंगे। अच्छा, आप शर्मिला साहिबा जब ये बात कर रही हैं कि आईन और कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए, तो मुश्तरका मफादात काउंसिल का जब इजलास हुआ, बलूचिस्तान के वज़ीर आला उसमें आ ना सके और 2 सूबों के वज़ीर आला मुंतखब नहीं हैं, निगरां हैं, तो उसकी कानूनी हैसियत के ऊपर सवाल नहीं उठेगा? देखिए, बलूचिस्तान के वज़ीर आला को एतमाद के अंदर बिल्कुल लिया गया और जो 2 वज़ीर, देखें गैर मामूली हालात के अंदर जब एक इंटरिम गवर्नमेंट बैठी हुई है तो जाहिर बात है उनके ही वज़ीर आला जो है वो फैसला करेंगे ना। इलेक्शन तो अभी नहीं हुए और ये गैर मामूली हालात आपके आइन में मौजूद है। शर्मिला साहिबा, माजरत से मेरी बहन, आप आइन को उठा के देख लें, आपने तो आइन की बात की है ना। आइन में तो वाज़े तौर पे है कि ऐसे किसी फैसले में निगरान हुकूमत हो या निगरान वज़ीर आला हो नहीं बैठ सकते। देखिए, आपने आइन का सेक्शन 254 पढ़ा है? जी मैंने पढ़ा जी। अच्छा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। आर्टिकल 254 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 254 इज अवेलेबल टू रेस्क्यू द ऑफिशियल्स फ्रॉम अ सिचुएशन व्हेन एनी एक्ट और थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन within a particular period is delayed for any bona fide reason। अब ये आर्टिकल जो है ये रेस्क्यू करता है एक सिचुएशन को जहां पर अगर एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर एक काम होना है और नहीं हो पाया
और एक जेन्युइन रीजन है। अब नहीं हो पाए इलेक्शन पंजाब के अंदर और वहां पर एक इंटरिम सेटअप बैठा। आपकी बात बिल्कुल बजा, सर आंखों पे आपने आर्टिकल की जो शिक पढ़ी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो पंजाब इलेक्शन के हवाले से फैसला है उसमें यह भी लिखा गया है उसके पैराग्राफ के अंदर कि आर्टिकल 254 का इतलाक इन हालात के ऊपर नहीं होता, इसलिए इलेक्शन को तूल नहीं दिया जा सकता और जो तारीख का ऐलान पहले हो चुका है उसी के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अब आप ये बताइए, कानून साजी पार्लियामेंट ने करनी है, सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के अगर माने तो 254 के हालात बनते नहीं है, तो फिर हम किसकी माने? देखिए, ये जो आर्टिकल है इसमें किसी किस्म का उभाम नहीं है, ना किसी किस्म की तशरीह करने की जरूरत है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है तो ऑफ कोर्स मैं उसको डिनाई तो नहीं कर सकती या मैं इसको चैलेंज तो नहीं कर रही, लेकिन जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर चारों वज़ीर आला की जरूरत है और इस वक्त सूबे के अंदर एक इंटरिम सीएम है तो वो ही जाएगा। और चूंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही संजीदा मामला है, सेंसस जिसकी अप्रूवल करनी थी और उसी के तहत इलेक्शंस होने हैं, तो मैं समझती हूँ कि ऐसे गैर मामूली हालात के अंदर अफकोर्स आपको आईन इजाजत देता है कि आप इसको कंडोन करें, और इसको कंडोन करते हुए नया सेंसस अप्रूव हुआ है और इलेक्शन, क्योंकि मैं दोबारा और एक तीसरी दफा आपको रिपीट करके बता रही हूँ कि कोई नई सीट क्योंकि नहीं ऐड हो रही है, इसलिए किसी किस्म का कोई डिले नहीं होगा। जो इलेक्शन कमीशन का भी मौकफ था कि ये अगर नई डिलिमिटेशन, अल्लाह करे जो आप कह रही हैं इसी तरह हो। हम सब की दुआ भी यही है, जमहूरियत के लिए जरूरी है कि इसी तरह हो। और आपसे चूंकि करेंगे, यासर सवाल करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज कहता जाऊं, ये मेरी ये चीज भी ये ज़हन में रखिएगा, इलेक्शन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नहीं हो रहे। अच्छा, शर्मिला साहब, ये चले, ये राना साहब की खबर हो सकती है, मैं राना साहब की खबर को इंडोर्स तो नहीं करता, लेकिन मैं वजीर दाखिला का बयान बता देता हूं। आज उन्होंने ये कहा है कि अगर 90 दिनों की बजाय 120 दिनों में भी इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो वो बता दें, जमात हुक्मरान जमात के वजीर दाखिला हैं, वो ये बात कर रहे हैं, तो फिर हम आम जैसे तो कुछ भी इख्तरा निकाल सकते हैं। देखिए, मैं वजीर आला की तो तर्जुमान नहीं हूँ या मैं वजीर दाखिला की तर्जुमान नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रही हूँ और मैं अपनी पार्टी की तर्जुमानी करते हुए आपको ये चौथी बार बता रही हूँ कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे और हमारा मौक़िफ़, मतलब और इरादा और ख्वाहिश भी यही है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हों और आइन और कानून के मुताबिक। इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हों और आइन और कानून के मुताबिक हों, बहुत अच्छी बात है, ये इसी में ही बनती है। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। शेखदास ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कमीशन के अगर कवानीन को मद्देनज़र रखा जाए तो खान साहब का केस किस हद तक मजबूत है, अगर इस गिरफ्त में कोई और भी आएगा तो किस तरीके से आएगा, इलेक्शन में अगर डिले होगा तो किन बुनियादों के ऊपर होगा, नई मरदमशुमारी पर नई हल्का बंदियाँ अगर तरतीब दी जाएंगी तो उसमें कितना वक्त लगेगा, पार्टी निशान किस हद तक बचा रहेगा या उसके ऊपर सैंक्शंस आयद हो जाएंगी, इसी बारे में बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये तोशाखाना केस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये केस इलेक्शन कमीशन से पहले नाअहल होने के बाद में अदालत की तरफ गया है। अगर इस केस को बुनियाद बनाया जाए और डिक्लेरेशन में तोशाखाना के तहाइफ को शो ना करना ही असल जुर्म करार पाया जाए, तो फिर आप क्या समझते हैं कि कितनी और बड़ी शख्सियात भी इस लपेट में आएंगी? जब भी कोई आएगा वो इलेक्शन कमीशन पर रेफरेंस आएगा, वो रेफरेंस आते हैं, अगर वो कौमी असम्बली का मेंबर है, सेनेटर है, चेयरमैन सेनेट के जरिए आएगा, अगर मेंबर कौमी असम्बली है स्पीकर के जरिए रेफरेंस आएगा, और वो रेफरेंस जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन उसको सुनने का मिजाज है। कोई इंडिविजुअल कोई शिकायत करता है इलेक्शन पाकिस्तान को, तो वो एक लहदा इलेक्शन कमीशन की अभी स्वाबदीदी है कि वो इंडिविजुअल की दरख्वास्त को एंटरटेन करें या ना करें, लेकिन कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर वो कौमी असम्बली का मेंबर है या सूबाई असम्बली का मेंबर है या सेनेटर है तो थ्रू स्पीकर या चेयरमैन सेनेट के जरिए आता है। अब ये जो केस आया था, ये स्पीकर कौमी असम्बली ने भेजा था आर्टिकल 63(1) के तहत,
वो फिर इलेक्शन कमीशन बाउंड हो गया उस पर कार्रवाई करने का। उन्होंने अपनी कार्रवाई की, 6 महीने 8 महीने इंक्वायरी की और इसके बाद उन्होंने जजमेंट दे दी आर्टिकल 631H के तहत कि उनको नाअहल करार दिया, डिसीट कर दिया। और साथ ही उसमें जो है 137 वो 7 नोटिफिकेशन करा, मुख्तलिफ अदालतों में स्टे लिखते रहे। तो उसमें ये मामला जाहिर है कि फिर इलेक्शन कमीशन का मदा ही था। इलेक्शन कमीशन तो सेक्शन 137 को आगे बढ़ाते हुए 174 के तहत मुकदमा दायर करना ही करना था, फुल दायर करना, वो ट्रायल करना हो गया। तो अब ये सारी जिम्मेदारी फिर एडिशनल सेशन जज पर आयद होगी। इलेक्शन कमीशन मुद्दई था, तमाम सबूत पेश कर दिए, तमाम डॉक्यूमेंट पेश कर दिए, उस पर अदालत ने फैसला कर दिया। सही आपके सामने। ठीक। जहाँ तक आपने डीएस का नाम दिया है, अगर वो शख्सियात से मुलव्वस है तो फिर कोई भी जो पाकिस्तान का शहरी है या पार्टी जो भी ग्रुप है वो फिर इलेक्शन कमीशन को बाकायदा दरख्वास्त दें, डॉक्यूमेंट सबूत पेश करें, तो फिर वो कैबिनेट सेक्रेटरी को बुला के हर चीज मालूम करेंगे। ठीक जी राणा साहब। अच्छा, ये तो हो गया जी। ये तो बता दें कि इलेक्शन आपको नजर आ रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे? नहीं, अब जब से ये को मुश्तरका वफादार कौंसिल ने ये जो जजमेंट फैसला की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने वफाक में गजट नोटिफिकेशन कर के मरदम शुमारी का, तो वो फिर जो हमारा आइन का आर्टिकल 51 का जो नीचे जाए 5, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो लास्ट सेंसस का जो नोटिफिकेशन होगा उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करवाएगा। ये आइन का हिस्सा है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पाबंद हो गया कि ये आज सरे 9 हल्का बंदियां करवाए। उसका जो पीरियड जो है ये इलेक्शन कमीशन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम हालात को देखते हुए उन्होंने जो कहा है कि 4 से 6 महीने का अरसा लगेगा। ये खुद इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ्ते पहले भी बाकायदा स्टेटमेंट जारी की थी कि हल्का बंदी में 4 से 6 माह लगते ही लगते हैं, इसलिए कि 266 सीटें हैं कौमी असम्बली की और 593 है सूबाई असम्बली। तो पूरा पाकिस्तान की डिमार्केशन होनी है। तो वो जी डिमार्केशन के बाद फिर लोगों को शिकायतें होती हैं, एतराज़ात होते हैं, वो फिर इलेक्शन कमीशन ने डिस्पोज ऑफ करना होता है 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। फिर उस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्योंकि ये जिंदगी और मौत का खेल है ना। एक कैंडिडेट ने अपने हल्के में काम किया हुआ 3-4 साल से, अब उसकी कुछ यूनियन कौंसिल ने अगर रद्दोबदल हो जाए, आगे पीछे हो जाए, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाए आबादी की बुनियाद देखते हुए, तो उनके लिए तो बड़ा नुकसान से साबित होता है। तो फिर वो आखिर दिन तक कोशिश कर देंगे ये हल्का ना टूटे, हल्के में रहे। तो ये फिर काफी जो है तबकाती जंग तो नहीं होती, लेकिन इंतखाबी जंग शुरू हो जाती है। तो ये फिर मजबूरी है, 6 से 7 महीने लगे, 8 माह लगे, तो फिर इलेक्शन तो जाहिर है फिर। अच्छा कुंवर साहब, अगर देखा जाए पार्टी चेयरमैनशिप और उसके साथ साथ इंटर पार्टी इलेक्शन ना होना, इसका असर किस हद तक पड़ेगा? एक तो तोशाखाना केस ले लें और एक इंटर पार्टी इलेक्शन ना होना ले लें। इसमें सबसे बड़ी हमारी जो एक हम तो आईनी कानूनी बात करते हैं ना, हकायक पर डॉक्यूमेंट्स की रोशनी बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को पिछले साल नोटिस जारी किया था, जून 2021 से नोटिस जारी कर रहे हैं कि आप अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं वरना हम आपका सिंबल वापस ले देंगे। ये 3-4 नोटिस जारी हो गए। उस पर तहरीक इंसाफ में तो उन्होंने आजम सवाती ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन को एज ए पार्टी का चीफ इलेक्शन कमीशन, पार्टी का, मुल्क का नहीं, पार्टी का चीफ इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा जिसमें 1 साल दे दे, कोरोना हो गया जी। तो कोरोना की वजह से इलेक्शन कमीशन ने 1 साल की को मोहलत दी। तो इसके बाद उनको बार-बार नोटिस जारी किए कि जब इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। उन्होंने असली में उनकी रवायत है वो खत का जवाब वो देते नहीं, तो उन्होंने खत का जवाब नहीं दिया। उस पर इलेक्शन कमीशन जो है ये पाबंद है कि अगर किसी पार्टी का अगर ना हो, इंटर पार्टी इलेक्शन ना हो, तो सेक्शन बड़ा अहम है 208। ये पढ़ते पढ़ते तो है नहीं, ये सारे टीवी में बैठ के बातें करते रहते। सेक्शन क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि जो पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन न करवाए तो इलेक्शन कमीशन उस पार्टी का सिंबल वापस ले सकता है। तो बस अगर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ तो सिंबल वापस किया जा सकता है। इसमें तो कौन सी गैर कानूनी बात होगी भाई? सही, ठीक, बहुत अच्छा ये बता दें, अब इंटर पार्टी इलेक्शन अगर वो करवा लेते हैं, ये मौका है?
हाँ इलेक्शन करवाएं, इसमें क्या बात है? आप इलेक्शन करवाने में क्या अर्ज है? सबने ड्राइंग रूम में बैठ के इलेक्शन करवाना होता है, करवा लें। इलेक्शन कमीशन तो कोई ऑब्जर्वर नहीं करता, कमीशन तो ऑब्जर्वर जाता है। और जो ड्राइंग रूम में जो भी सियासत करके जो भी रिपोर्ट भेजेंगे इलेक्शन अपने कार्ड में। इलेक्शन अगर अब भी करवा लिया जाए तब भी सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है और पार्टी निशान वापस मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, आप ब्रेक के अंदर आप जिस ट्वीट का तज़किरा कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब से मंसूब, वो उन्हीं के अकाउंट से है, ऑफिशियल अकाउंट से की गई है। नीचे मनकूल लिखा हुआ है उन्होंने, जो कल के फैसले को लेके उन्होंने पीटीआई वर्कर्स को पैगाम दिया। मुझे एक बात बताएं, क्या ये पैगाम देना बनता था? वो एक पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हुकूमत के अंदर एक वजीर हैं, पार्टी के अहम तरीन फैसलों में मौजूद रहते हैं, साबिक वजीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के करीब तरीन साथियों में उनका शुमार होता है, और जब वो ऐसा ट्वीट करेंगे तो उसका मतलब क्या है? मुझे एक बताएं, क्या इस पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की जो चीज़ है वो इस ट्वीट पर एक्शन पे नहीं आएगी? क्या इस ट्वीट पर पूछा नहीं जाएगा कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं उनके वक्त में लोगों ने अपने आप पर तेल छिड़क के आग लगा ली थी, आप भी आग लगा लें? ये क्या है? क्या ये इंतशार नहीं है? क्या ये इंतशार को दावत नहीं दी जा रही? क्या ये आप लोगों को किसी और तरफ लेकर नहीं जा रहे? क्या इस पर हमारे इदारों को खामोश रहना चाहिए? क्या इस पर इलेक्शन कमीशन को छोड़ दे, बाकी सबको, क्या इस पर इलेक्शन कमीशन को बोलना नहीं चाहिए? क्या इस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या इस पर इनकी अपनी पार्टी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या इस पर दीगर सियासी जमातों को नहीं बोलना चाहिए? खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या इस पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए? इस पाकिस्तानी देखें कौन किस सियासी जमात में है, ये एक लहदा बात है, लेकिन सब पाकिस्तानी हैं, चाहे कोई नून लीग में है, पीपल्स पार्टी में है, MQM में है, जमीयत उलमा इस्लाम में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, किसी भी जमात में है, वो पहले पाकिस्तानी है, पहले वो इंसान है, उसके बाद किसी सियासी जमात से उनका तल्लुक है। आप उनको क्या कहना चाह रहे हैं? आप उनको पैगाम क्या देना चाह रहे हैं कि जाओ अपने ऊपर पेट्रोल छिड़को, आग लगा लो, अपने आप को खत्म कर लो, आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, तो फिर आपका पता चलेगा कि आपकी वफादारी क्या है? तो जनाबे वाला, फिर जब इसी तरह बड़े मियाँ साहब को सजा हुई थी, बड़े मियाँ साहब जब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, या मियाँ साहब को जब सजा हुई थी, जब नहली हुई थी, तो फिर आपने ये काम क्यों नहीं किया? फिर आपकी पार्टी ने ये काम क्यों नहीं किया? ये किसी पार्टी को भी काम नहीं करना चाहिए। ये चीज है ही गलत। इस ट्वीट से लेकर ये इक़दाम तक सब गलत है, इसलिए कि सियासी जमातों का सासा उनके कारकुन होते हैं, उनकी कारकुनों की लाशों पर सियासत उनका सासा नहीं होती। इस ट्वीट के बाद तो मैं समझता था कि आज बहुत से जवाब आने चाहिए थे। मैं तो सोच रहा था कि बहुत से सीनियर सहाफियों को इस पे बोलना चाहिए। वैसे हैरत ज़दा था, इसलिए मैंने आपको पहले ये कहा कि ये उनके अकाउंट से नहीं हो सकता, लेकिन मैंने क्रॉस चेक किया है, वो तकरीबन 21 घंटे पहले कल रात 11:43 के ऊपर वही ट्वीट की गई है और नीचे मनकूल लिखा हुआ। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी अगर पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर खड़े होकर ये बात करेंगे कि वो जेल में गया है, तो मैंने हुकाम को ये कहा है कि इसे सारी चीज़ें देना पर कोई गैर ममनुआ चीज़ ना देना। फिर कारकुन हंसते हैं, फिर कहते हैं कि फिर डॉक्टर से पूछ लेना, अगर जान पे बन आए तो दे देना। अब इस तरह की बातें अगर पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में होंगी तो किस तरह की ज़हनसाजी होगी? देखें, ये मैं यही कह रहा हूं, हम अपनी सियासी जमातों से उम्मीद रखते थे, वो ज़हनसाजी हमारी ये करते कि आओ मिलकर पाकिस्तान को बचाएं, आओ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करें, आओ मिलकर गुर्बत को भगाएं, आओ मिलकर उन तमाम प्रोजेक्ट को पूरा करें जो इस पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। लेकिन हमारे हुक्मरान तो एक नई आग लगा रहे हैं, एक ऐसी तकारीर कर रहे हैं। लेकिन मैं राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर एक सियासी तकरीर है, मैं उस पर कोई बात नहीं करता, चले उन्होंने कह दिया। लेकिन मुझे ये बताएं, ये ख्वाजा आसिफ साहब का ये जो ट्वीट है, क्या आप इस ट्वीट को ईजी लेते हैं? इस ट्वीट का जवाब कहीं से आएगा कि नहीं आएगा? क्या कोई अदारा हरकत में आएगा या नहीं आएगा? अगर इनका ट्वीट पढ़कर कोई नौजवान अपने आप पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेता है, तो फिर इसकी दावत देने वाला
उसको उकसाने वाला, उसको मरवाने वाला, ये तो जुर्म है ना। ये 109 में है या किसी और के दफात में है, ये तो एक जुर्म है। क्या उसकी सजा उसको मिलेगी? क्या उस जुर्म में वो आएंगे? क्या उसमें वो फंसेंगे? फिर इसका जवाब कौन देगा? ये पाकिस्तान है, मुझे मेरा पाकिस्तान चाहिए। आज के दिन में क्या उस ट्वीट के बाद दूसरा ट्वीट आया कि आओ मिलकर वो जो ट्रेन हादसा हुआ है, उस ट्रेन हादसे में जितने लोग बेचारे जान की बाजी आ रही है उनके लिए दुआ करें, आओ मिलकर वहां जाकर उनकी मदद करें। क्या कोई आया ट्वीट इनका? ये पाकिस्तान की सियासत है या मसखरापन है? ये हम किसको क्या जवाब दे रहे हैं? फिर ऐसे लोगों के ट्वीट का जवाब वही होता है जो पेशावर के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट में हुआ है। फिर नौजवान निकलते हैं बाहर, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के हों। क्या पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ को माइनस करके नून लीग की सियासत खत्म हो गई थी? क्या पाकिस्तान के अंदर बेनजीर भुट्टो शहीद जो हैं उनकी शहादत के बाद या उनको जिला वतन करने के बाद क्या उनकी सियासत खत्म हो गई थी? क्या पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो गई थी? बताएं मुझे। क्या ANP पर पाबंदी लगने के बाद जब वो किसी और नाम से थी, क्या उनकी सियासत खत्म हो गई थी? हमें पाकिस्तान के लिए सबको एक होना होगा, हमें सियासत से हट के काम करना होगा। आज हमारे फौजी जवान उस ट्रेन हादसे पे मौजूद हैं, वो बड़े से लेकर छोटे एक एक काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ बाकायदा निगरानी कर रहे हैं, एक एक चीज की रिपोर्ट ले रहे हैं। वहां पर तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो बिला तफरीक पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान में एक नई आग लगाना चाहते हैं ऐसे ट्वीट करके। मुझे तो नहीं उम्मीद थी कि ख्वाजा साहब जैसा शख्स ऐसी हरकत करेगा। इस पर सियासी जमातों को बोलना चाहिए था, इस पर भी इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था, इस पर भी पाकिस्तान की अदलिया को कुछ कहना चाहिए था, इस पर भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को बोलना चाहिए था, इस पर भी पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखने वाले हर शख्स को इस पर बोलना चाहिए था, इस पर भी सिराजुल हक साहब को कोई बात करनी चाहिए थी। हैफ सदहैफ के यहाँ पे हमारे कारकुनान की जहन साजी इस तरीके से होती है कि मुस्तकबिल के अंदर फिर अगर उनकी तरफ से इस तरह का रिस्पांस आना शुरू हो जाए तो बहुत से सवालात उठते हैं। लेकिन आपको बोलते वक्त अपने किरदार को मलहूज़े खातिर रखते हुए और आप अवाम नुमाइंदे होते हुए क्या बोलना है वो जहन में उसको परखने के बाद ज़बान से अदा करेंगे तो बेहतरी होगी। बसूरत दीगर यहाँ पे जुगतबाजी करना और हुज्जत तमाम करने वाले तो बहुत से हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अल्लाह ने के बाद।